वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 7 फेर वाली सीरीज का तीसरा एपिसोड देखने वाले हैं और इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्रिस्टियान बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण यह क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया था 1967 में, और दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उनके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में पी वेणुगोपालन जी के द्वारा किया गया था, वेणुगोपाल जी के द्वारा 1994 में, और इनका निधन भी अभी हाल ही में हुआ है, पी वेणुगोपाल का। तो भारत में सफल हृदय प्रत्यारोपण 1994 में वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। दुनिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? टेस्ट ट्यूब बेबी से होने वाला जो था इंसान या मानव कौन था जो पहला था? तो ये लुइस ब्राउन था, जिनको 1978 में जो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा हुए थे। और इसका विकास किसने किया था टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा? तो डॉक्टर एडवर्ड के द्वारा दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन को जो है इस दुनिया में आए थे, और 1978 में यह हुआ था। और विकास करने वाले कौन थे? डॉक्टर एडवर्ड थे। भारत का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? तो दुर्गा भारत का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था। आईवीएफ अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले स्तनपायी का क्लोन के द्वारा, अर्थात इसमें जो अलैंगिक जनन होता है, अर्थात जो एक ही होता है उसी के शुक्राणु अणु से जो जनन कराया जाता है। तो पहला स्तनपायी क्लोन किसे बनाया गया था? तो यह डोली भेड़ को बनाया गया था, पहला स्तनपायी क्लोन। और इयान विल्मूट जो वैज्ञानिक है, इयान विल्मूट ने 1996 में डोली भेड़ को पहला क्लोन के रूप में बनाया था। और जो क्लोन होता है इसमें क्या होता है, यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्लोनिंग होती है। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। लाइपेज यह किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। और वसा के जो छोटे छोटे अणुओं में टुकड़े किए जाते हैं इसे क्या कहा जाता है? तो इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। वसा के जो छोटे छोटे टुकड़े उनको करना, और लाइपेज ये वसा के पाचन का कार्य करता है। और जो वसा का पाचन कहाँ पर होता है? तो जो लीवर से बॉइल जूस या पित्त रस जिसे कहा जाता है, लीवर से जो बॉइल जूस या पित्त रस निकलता है उसके द्वारा जो इमल्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। इमाइलेज यह का लार है, इमाइलेज लार ग्रंथि है, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है इमाइलेज, और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आवश्यक होता है इमाइलेज। जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें सबसे पहले हम अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो ये कहाँ पर जाता है? तो हमारी मुख गुहा में सबसे पहले भोजन जाता है। तो सबसे पहले जो मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लाइसोजाइम यह भी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, और जीवाणु का भक्षण करने का कार्य किसका है? लाइसोजाइम का है। और इमाइलेज का क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन करने का कार्य किसका है? पेप्सिन का है। और जो स्टोमक होता है हमारा पेट है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह माहौल तैयार करता है प्रोटीन के पाचन के लिए। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह माहौल तैयार करता है हमारे पेट में, स्टोमक में। और पेट की प्रकृति कैसी होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण पेट की प्रकृति अम्लीय होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है पेट में, जो माहौल बनता है यहाँ पर प्रोटीन के पाचन का स्टमक में। और पेट में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। रेनिन जो बच्चों में दूध के पाचन का कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन जो दूध के पाचन के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो यह जो शरीर निर्माणकारी तत्व है प्रोटीन, और अमीनो अम्ल इसके बहुलक है। जो प्रोटीन है इसका बहुलक क्या है? तो अमीनो अम्ल इसका बहुलक है। प्रोटीन की खोज मुल्डर के द्वारा की गई थी, और इसका नामकरण बर्जीलियस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था प्रोटीन का। और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन से? तो क्वाशियोरकर और मरासमस यह प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। पारिस्थितिकी शब्द या इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था, और इकोलॉजी शब्द ये अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा के 10%
प्रवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडेमान के द्वारा ऊर्जा के 10% के मान का सिद्धांत दिया गया था। अर्थात एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक बकरी निर्भर है, तो ये पेड़ से जब पत्तियां खाएगी या पेड़ से जब ऊर्जा ग्रहण करेगी तो पेड़ से बकरी में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अगर इसी बकरी को कोई शेर इस पर निर्भर है और शेर खाता है तो फिर अगले चरण में भी, अगली श्रृंखला में भी 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो इसे इसलिए 10% प्रवाह सिद्धांत कहा जाता है। लिंडेमान ने दिया था 10% प्रवाह का सिद्धांत और ये सदैव एक दिशी होता है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा A, B और O ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो जो AB+ है, AB+ जो रक्त वाले इंसान होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं, अर्थात ये किसी का भी जो रक्त है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सर्वाधिक दाता कौन सा होता है? तो जो O- है यह सर्वाधिक रक्तदाता होता है। मतलब सर्वाधिक रक्तदाता या सर्व रक्तदाता होता है, यह किसी भी ब्लड डोनेट कर सकता है। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वीनर के द्वारा RH फैक्टर की खोज की गई थी। स्पंजिला अगर हम देखें फाइलम या संघ, कौन से संघ के अंतर्गत आता है कौन सा? तो जो स्पंजिला है यह पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आता है, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है स्पंजिला। यह पानी में रहने वाला जीव है। इसके जो ऊपर है छिद्रयुक्त जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं और स्पंज की तरह यह होता है, ऊपर से लचीला होता है, स्पंज की तरह पानी में रहता है और छिद्रयुक्त होता है। पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आता है स्पंजिला। केंचुआ यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, केंचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। और किसानों का मित्र भी केंचुआ को कहा जाता है। और जो केंचुआ है इसकी खेती को करना वर्मी कल्चर कहलाता है। और वर्मी कल्चर की प्रक्रिया से जो खाद बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है इसे। मच्छर, मक्खी, केकड़ा, मकड़ी, चींटी, कांकरोच और कीड़े ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, किस फाइलम में आते हैं? तो जो सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा संघ, इसके अंतर्गत आते हैं मच्छर, मक्खी, केकड़ा, मकड़ी, चींटी, कांकरोच और कीड़े। और सबसे बड़ा फाइलम है जो आर्थ्रोपोडा संघ है। स्टारफिश किस संघ में आती है, वर्ग में आती है? तो ये वास्तव में स्टार की तरह दिखती है इसलिए इसे स्टार कहा जाता है और यह फिश नहीं है। पहली बात तो ये स्टार फिश इसका नाम है लेकिन ये फिश नहीं है। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत या इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आती है स्टारफिश। डेविल फिश यह ऑक्टोपस भी इसे कहा जाता है, डेविल फिश को ऑक्टोपस, और ये मोलस्क संघ के अंतर्गत आता है। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है? तो जो व्हेल है सबसे बड़ी स्तनधारी होती है। और सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? यह व्हेल मछली नहीं है, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है। जबकि सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो जो शार्क है जिसे डॉग फिश भी कहा जाता है, उसकी जो सूंघने की पावर है उसके कारण इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। और जो शार्क मछली है यह सबसे बड़ी मछली है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो यकृत है, जो लीवर है हमारा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके जनक कौन है अंतःस्रावी ग्रंथि के? तो थॉमस एडिसन इसके जनक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज करने वाले। और ये हार्मोन का स्त्रावण करती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यह हार्मोन का स्त्रावण करती है। आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथि है इसमें कौन सा रोग होता है? तो थायराइड जो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में गलगंड रोग होता है। और अगर गलगंड रोग को समाप्त करने के लिए या गलगंड रोग के इलाज के लिए जब हम टेबलेट लेते हैं और कभी कभी जो दुर्घटनावश जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वही समाप्त हो जाती है उसके कारण, तो उसे क्या कहा जाता है? तो हाशिमोतो रोग कहा जाता है थायराइड जब समाप्त हो जाती है इसके इलाज के दौरान। जब थायराइड समाप्त हो जाती है अगर, तो इसे क्या हाशिमोतो रोग कहते हैं। और जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? झींगा या गलगंड रोग होता है। अग्नाशय ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन होता है। जो हार्मोन है इसमें अल्फा और बीटा, अल्फा सेल और जो बीटा सेल है यहाँ से अल्फा सेल से ग्लूकोगोन और जो बीटा सेल है यहाँ से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। और जो बीटा सेल है यह इंसुलिन को क्या करती है? तो ये शुगर को कंट्रोल करती है। शरीर में इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने का कार्य किसका है? तो यह बीटा सेल का है। और ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है जो कि मिश्रित ग्रंथि है। और जो ग्लूकोगोन है इसका कार्य क्या है? तो अगर रक्त में शुगर की मात्रा कम होती है तो उसको बढ़ाने का कार्य किसका है? ग्लूकोगोन का है।
पिनियल ग्रंथि की बात करें तो इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, पिनियल ग्रंथि को। और बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी, हमारी पिनियल ग्रंथि, अर्थात जो हमारे डेली प्रत्येक दिन का कार्य करने का रूटीन होता है, सुबह उठना, सोना या किसी कार्य को लेकर, तो यह कौन संचालित करता है अपने आप, तो यह पिनियल ग्रंथि संचालित करती है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। यकृत, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, और यकृत के अध्ययन को हिपेंटोलॉजी कहा जाता है। केमिकल लैब भी किसे कहा जाता है, तो जो यकृत है इसे केमिकल लैब या रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में, तो अगर कोई जहर खा लेता है तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा ही डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी किया जाता है शरीर में। अगर किसी ने जहर खाया है और जहर खाने से उसे मृत्यु हुई है तो उसका लीवर को चेक किया जाता है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान उसमें जहर पाया गया है तो मतलब इंसान ने जो जहर खाकर हत्या की, जो आत्महत्या की है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है मानव शरीर का, तो जो स्किन है ये सबसे बड़ा अंग होता है हमारा। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो जो लीवर है, यकृत, यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो स्किन आएगी, लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक अंग अगर पूछता है तो यह लीवर आएगा। अब हम कुछ वर्गों को देख लेते हैं और उनमें कितने हृदय या कितने कक्षक पाए जाते हैं। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं इनमें 3 कक्ष होते हैं हृदय में। उभयचरी के अंतर्गत भी 3 कक्ष होते हैं इनके हृदय में। मगरमच्छ यह सरीसृप में आता है, लेकिन ये बड़ा जीव होने के कारण इसके जो हृदय में कितने कक्ष, 4 कक्ष होते हैं। पक्षियों के 4 कक्ष होते हैं और स्तनधारियों के भी कितने, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष, पक्षियों में भी 4 कक्ष, मगरमच्छ में 4 कक्ष, उभयचरी जो जल और स्थल दोनों भाग पर रहते हैं इनमें 3, और जो सरीसृप है इनमें भी 3 हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंद और दोहरा रक्त परिसंचरण मानव में पाया जाता है। मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, तो बंद और दोहरा रक्त परिसंचरण मानव में पाया जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की। हमारे शरीर में हार्ट बीट का कार्य कौन करता है, तो जो एसे नोड है यह हमारे शरीर में हार्ट बीट का कार्य करता है। और एसे नोड को, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सीनो अर्टिकुलर नोड कहा जाता है। और ये हृदय है इस प्रकार का, अगर आप माने तो हृदय के यहाँ पर होता है एसे नोड, जिसे सीनो अर्टिकुलर नोड कहा जाता है। और मानव शरीर का पेस मेकर कहा जाता है एसे नोड को, और ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जो हार्ट बीट है इसे देखने के लिए या हार्ट बीट की गणना के लिए, हार्ट बीट को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो ईसीजी किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी किया जाता है हार्ट की जांच के लिए या उसकी गति या हार्ट बीट को पढ़ने के लिए। और PQRTS जो गणना है, PQRTS ये किससे संबंधित है, तो ये ईसीजी से संबंधित है या जो हमारी हार्ट बीट है उससे संबंधित है। PQRST ये भी आपसे पूछ सकता है कि PQRST का संबंध किससे, तो जो हमारी हार्ट बीट है इससे संबंधित है। और EEG इंसेफिलोकार्डियोग्राफ यह किस में होता है, इंसेफिलो, तो ये ब्रेन की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें शिराओं की और धमनियों की, तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है बिना O2 वाला, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वह शिराओं में बहता है, अर्थात वो अशुद्ध रक्त होता है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगर पूछ ले कि कौन सी धमनी या शिरा हृदय की ओर जो रक्त को कौन लाती है और हृदय से अंगों की ओर जो रक्त है उसे कौन प्रवाहित करता है या कौन उसका परिवहन करता है, तो जो शिराएँ होती है ये जो विभिन्न अंग है वहाँ से हृदय तक रक्त को लाती है। और जो धमनियाँ होती है यह हृदय से विभिन्न अंगों तक जो है रक्त का परिवहन करती है। तो शिराएँ यह विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को लाती है और जो धमनियाँ हैं यह हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को प्रवाहित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है। तो स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है, वह भाग कौन सा है, तो इसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहा जाता है। आप ये इसका 2 चित्र देख सकते हैं, ये मेल का है और ये फीमेल का है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो
पौधे हैं उनमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के यहाँ पर इस प्रकार की कुछ आकृति दिखाई देगी आपको। फूलों में आप देखते हो तो ऐसे एक डंठल वाला, और उसके ऊपर इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देती है। जो यह आकृति है जो गोल, इसे कहा जाता है परागकोश, एंथर कहा जाता है इसे। और इसी के अंदर पराग कण होते हैं, इसी के अंदर पराग कण होते हैं। और जो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे फिलामेंट कहा जाता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। अगर फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और परागकोश अगर दोनों को काउंट करके देखें तो इसको पूरे को क्या कहा जाता है, तो इसे पुंकेसर या स्टेम कहा जाता है पूरे भाग को। और पुंकेसरों का अगर समूह हो जाता है तो अगर पुंकेसर स्टेमा का अगर समूह हो जाता है तो उसे पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अगर एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के अगर कहा जाए तो इसे पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है इसे। और अगर मादा अंग में देखेंगे तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। यहाँ पर बीच में आपको ओवरी, अंडाशय देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ये जो हिस्सा है इसे वर्तिकाग्र स्टेल कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो चिपचिपा होता है इसे कहा जाता है स्टिग्मा, इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी, अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर जो संपूर्ण भाग बनता है इसे स्त्री केसर कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। और जो स्त्री केसर है, पिस्टिल, इसके जो समूह है उसे क्या कहा जाता है, तो जायांग या गाइनोसियम कहा जाता है इसके समूह को। स्त्री केसर के जो समूह है उसे क्या कहा जाता है, तो इसके समूह को जायांग कहा जाता है। तो आपको ये मेल का और फीमेल का दोनों का जो पुष्पों में परागकण होते हैं या परागकोश होता है उसके बारे में ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक जो परागकण या जो परागकोश है, ये जो पुमंग है, यह एक पुष्प पर या अलग अलग पुष्प पर भी दोनों हो सकते हैं। यह नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग का कारण क्या है, तो जो एथलीट फुट का रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु है। और जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों को देख लेते हैं हम। एथलीट फुट किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से। तो पंडित का ट्रिक न्यू है, इसकी ट्रिक है पंडित का ट्रिक न्यू है। तो पंडित प से हो गया प्लेग, ड से हो गया डिप्थीरिया, ट से हो गया टीबी, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटनेस और टाइफाइड, टी से हो गया टिटनेस और टाइफाइड, क से हो गया कुष्ठ या हैंसन रोग, न्यू से हो गया निमोनिया और हे से हो गया हेजा। तो पंडित का ट्रिक न्यू है, इससे याद रख सकते हो आप जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को। और यहाँ पर न्यू है, पंडित का ट्रिक न्यू है सगी बेटी रिया, सगी से हो गया सिफिलिस और ग से हो गया गोनेरिया। ये सिफिलिस और गोनेरिया है, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मानव का उससे संबंधित बीमारियां हैं, सिफिलिस और गोनेरिया। और बेटी रिया से, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है यह। प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग देखते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो इससे आप देख सकते हो प्रोटोजोआ ये जो परजीवी होता है उससे होने वाले रोग, पापा से हो गया पायरिया, काम से हो गया कालाजार, काम से हो गया कालाजार। और इसकी कालाजार की वाहक कौन होती है, तो जो सैंड फ्लाई होती है यह इसकी वाहक होती है कालाजार की। म से हो गया मलेरिया, जिसमें कौन सी आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया में। पे से हो गया पेचिस, और सोते से क्या हो गया निंद्रा रोग। निंद्रा रोग किससे होता है, यह सीसी फ्लाई से होता है। और सोते से हो गया निंद्रा रोग। तो पापा काम पे सोते हैं, इससे आप जो प्रोटोजोआ परजीवी है उनसे होने वाले रोगों को याद रख सकते हो। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से, तो इसका ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ग से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद, माँ से हो गया दमा, खाए तो हो गया खाज और खुजली, फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट से हो गया गंजापन, दांत खाज खुजली, दमा खाज एथलीट फ्रूट। ये किसके, कवक के कारण होने वाले रोग है। और कवक की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह काइटिन की बनी होती है। ग्लूकोमा यह किससे संबंधित रोग है, ग्लूकोमा, तो पहली बात ये आंख से संबंधित रोग है हमारा ग्लूकोमा। और इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोमा में अंधापन आ जाता है, या ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है। काला मोतियाबिंद किसे कहा जाता है, ग्लूकोमा को, या इसमें पूर्ण तरह से अंधापन आ जाता है ग्लूकोमा में, इसलिए इसे काला मोतियाबिंद कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो जो दूर की वस्तुएं वह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में। और इसके समाधान के लिए अवतल केव लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। दूरदृष्टि अगर बात करें दूरदृष्टि दोष की, तो इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है दूरदृष्टि दोष में, और इसके लिए उत्तल
कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि की अगर बात करें तो दूर और पास, जो दूर और पास है दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और जरा दृष्टि रोग जो ये कब होता है, तो अधिकांश बुढ़ापे के समय जरा दृष्टि रोग होता है। वर्णनांता, यह भी आंख से संबंधित बीमारी है। वर्णनांता यह अनुवांशिक होती है, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। और इसमें जो लाल, रेड, ग्रीन और जो ब्लू, नीला रंग है, इनमें विभेद करना कठिन होता है जो वर्णांता से ग्रसित होते हैं। रतौंधी, यह भी आंखों में होने वाला रोग है और रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है रतौंधी में। और ये किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। ट्रेकोमा, यह भी आंख से संबंधित रोग है, ट्रेकोमा। जीरोप्थेल्मिया, यह भी आंख से संबंधित है, जीरोप्थेल्मिया रोग। और इसमें आंखों का सूखना या इसे आंखों का सूखना कहा जाता है, जीरोप्थेल्मिया को। इसमें आंखों का पानी सूख जाता है और यह भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कुछ रोग और उनसे होने वाले कारक देख लेते हैं। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो यह कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग किसके कारण होता है, तो अगर पानी में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो इटाई रोग होता है। मिनी माता रोग, अगर जल में, पीने योग्य जल में अगर पारे की मात्रा होगी तो मिनी माता रोग होगा। और ऑस्टियोमलेशिया जो कि हड्डी से संबंधित है, इसमें ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां कमजोर हो जाती है, विटामिन डी की कमी से यह होता है। जो हमारी आंखें, इनमें प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। मुझे तो नहीं पता कि आपको क्लास कैसी लगती होगी, पर मेरी तरफ से मेरा समय निकालकर बेस्ट आपको देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको बहुत कम समय में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट में आपको दे सकूं और अच्छे तरीके से समझाते हुए आपका रिवाइज करा सकूं। या अगर आप उसको वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो भी आपको अच्छे से समझ में आए, इसी में आपके लिए कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूँगा। अगर आपको भी अच्छा लगता है यह मेरा प्रयास आपके लिए, तो आप कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनोल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B12 कोबालामिन इसे कहा जाता है, विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी का क्या नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है स्कोर्बिक अम्ल। और ये स्कर्वी या जो नाविक रोग होता है, जिसके कारण स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग कहा जाता है, तो विटामिन सी की कमी से जो विटामिन सी है यह स्कोर्बिक अम्ल कहलाता है। विटामिन ए को रोटिनॉल, विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है। और कोबाल्ट धातु भी किसमें पाई जाती है, तो विटामिन B12 में पाई जाती है। जो दुग्ध में विटामिन नहीं पाया जाने वाला कौन सा है, तो विटामिन सी ही ऐसा विटामिन है जो दुग्ध में नहीं पाया जाता है। और सूसू अर्थात जो टॉयलेट के समय बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो वह भी विटामिन सी होता है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है या सनसाइन भी कहा जाता है, कैल्सीफेरोल या सनसाइन भी कहा जाता है विटामिन डी को। और जो हार्मोन्स की तरह काम करने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो हार्मोन्स की तरह कार्य करने वाला विटामिन भी विटामिन डी है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है इसकी कमी से। B1, विटामिन B1 इसे थायमिन कहा जाता है। और बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई को जो इसका वैज्ञानिक नाम टेकोफेरोल है, और इसकी कमी से भांजपन आता है। किस विटामिन की कमी से भांजपन आता है, तो जो टेकोफेरोल है इसकी कमी से भांजपन, जो टेकोफेरोल है इसमें भांजपन आता है विटामिन ए में। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः रूप में जाना जाता है। तो अब कुछ फॉर्मूले हैं और उनको क्या कहता जाता है या उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उनका जो साइंटिफिक रासायनिक नाम क्या है उसे देख लेते हैं। साल्ट पीटर KNO3, साल्ट पीटर, इसे पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। साल्ट पीटर को, KNO3 को। KMNO4, इसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है और इसे लाल दवा भी कहा जाता है, KMNO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को। CaCO2, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। NO2, इसे हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, NO2 को, और ये हास्य गैस होती है। MgOH का होल ट्वाइस O2, इसे एंटाएसिड कहा जाता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस 2।
OH का होल ट्वाइस 2 इसे बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस 2। CaCO3 इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। NH4Cl इसे अमोनियम क्लोराइड या नौशादर भी कहा जाता है। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड या नौशादर कहा जाता है। CaO इसे बिना भुजा हुआ चूना कहा जाता है। जो वाइट इमारतों पर जो वाइट चूना किया जाता है उसे CaO बिना भुजा हुआ चूना कहा जाता है। CaSO4.2H2O इसे जिप्सम कहा जाता है। और CaSO4 हाफ H2O इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। NaHCO3 तो NaHCO3 यह खाने का सोडा होता है। और Na2CO3.10H2O यह धोने का सोडा होता है। ये तो कुछ फार्मूले हैं और उनको रासायनिक नाम है उनके किस नाम से जानते हैं उन्हें यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और एक एटम दाब पर लीटर का आयतन आच्छादित करता है। तो एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और एक एटम दाब पर 22.4 लीटर का आयतन आच्छादित करता है। अगर केल्विन देखोगे तो केल्विन जो तापमान है टेम्परेचर उसको मापने की इकाई केल्विन है। और इसको 3 जो है केल्विन है। और जो इसके 3 मापक है कौन कौन से सेल्सियस फ़ारेनहाइट और जो केल्विन इसके 3 मापक हैं। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो 273 केल्विन है, अगर आपको केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। F बराबर 9/5 यहाँ पर आप जो का मान रख देंगे +32। तो F यहाँ पर F बराबर 9/5 इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा और +32 अर्थात जो 32 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है तो 273 केल्विन के बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपको जो केल्विन अगर जो हमारा जो केल्विन है इसे अगर आपको जो हमारा सेल्सियस है अगर इसे केल्विन में ट्रांसफ़र करना है तो K बराबर C+273 273 इस सूत्र का आपको प्रयोग करना होगा। तो C बराबर K माइनस 273। तो अगर 273 इधर आएगा तो 273 माइनस 273 अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और जो 273 केल्विन है यह 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आप फ़ारेनहाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और जो केल्विन है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपने उसके मान को वहाँ पर रखकर। आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी तो यह मोजले के द्वारा दी गई थी आधुनिक आवर्त सारणी को। और किसके आधार पर दी गई थी तो परमाणु क्रमांक Z के आधार पर दी गई थी मोजले के द्वारा आवर्त सारणी को। इसमें कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। इसमें 4 ब्लॉक है S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक और F ब्लॉक। जो S ब्लॉक है इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 आता है। और इसके अंतर्गत जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में आती है इसमें जो S ब्लॉक है यहाँ पर सिर्फ धातुएं होती है। केवल एक अपवाद है जो हाइड्रोजन है यह अधातु है। तो केवल एक अपवाद है इसमें वर्ग S ब्लॉक में धातुएं होती है। तो S ब्लॉक में केवल एक हाइड्रोजन तत्व है जो यह इसका अपवाद है। 3 से 12 वर्ग 3 से 12 तक यह D ब्लॉक के अंतर्गत होता है। और उसमें धातु और संक्रमण धातु जो कि संक्रमण धातुएं होती है वह किस में पाई जाती है D ब्लॉक में पाई जाती है। और जो वर्ग 13 से 18 तक इसमें जो P ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक मिलती है। और इसमें धातु अधातु और उपधातु 13 से 18 वर्ग जो है P ब्लॉक में इसके अंतर्गत धातु अधातु और उपधातु तीनों शामिल होती है। और जो वर्ग 18 होता है इसे शून्य वर्ग या जिसमें जो गैसें होती हैं उन्हें आदर्श गैसें कहा जाता है या जो वर्ग 18 इसे शून्य कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये P ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और F ब्लॉक के अंतर्गत जो लेंथेनाइट होते हैं और जो एक्टेनाइट होते हैं ये तत्व किसके अंतर्गत आते हैं F ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग कितने होते 18 और आवर्त कितने होते तो 7 आवर्त होते आवर्त सारणी में। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो यह किस पर आधारित थी तो परमाणु भार पर जो आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। और कितने एलिमेंट थे इस आवर्त सारणी में तो
63 इसमें एलिमेंट थे। और वर्तमान में कितने एलिमेंट हैं वर्तमान की आवर्त सारणी में, तो 118 तत्व एलिमेंट है वर्तमान की आवर्त सारणी में। 7 उप धातुएं कौन कौन सी है आवर्त सारणी में, तो 7 उप धातुएं जो बी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेनियम ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आती है। और ये 7 उप धातुएं ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रोमीन ऐसी अधातुएं जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन ऐसी अधातुएं जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है और इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होंगे, तो जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इसमें अगर हम बात करें तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन के बंध होंगे, तो एल्केन के मध्य सिंगल हाइड्रोजन बंध होता है, एल्कीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर बात करें एल्केन के सूत्र की, तो CnH2nH2 इसका जो एल्कीन कहलाता है, एल्केन कहलाता है। जो एल्कीन है उसका CnH2n और एल्काइन का यह ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में कार्बन का, और CnH2n-2 इसका जो सूत्र होता है एल्काइन का। तो एल्केन के मध्य जो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर आप केमिस्ट्री में गिनती देखेंगे कार्बन की संख्या अगर इसमें देखेंगे तो C अगर एक कार्बन होगा C1 एक कार्बन होगा तो इसे मेक कहा जाएगा, 2 को एथ कहा जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप कहा जाएगा, 4 को ब्यूट कहा जाएगा, 5 को पेंट कहा जाएगा और 6 को हेक्ट कहा जाएगा। तो इसी के आधार पर इसे एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। H से क्या हाइड्रोजन है और C से क्या है कार्बन है। तो 1 को मेक, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स कहा जाता है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शर्करा 3 प्रकार की होती है। मोनोसेकेराइड कितने प्रकार की होती है शर्करा, तो 3 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जिसे ब्लड शुगर कहा जाता है, ग्लूकोज को C6H12O6। और जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये क्या है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज यह मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो जो सुक्रोज है और जो माल्टोज है यह डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। और सुक्रोज किससे बनकर बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है जो सुक्रोज होता है और इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है सुक्रोज को। और माल्टोज किससे बना होता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है माल्टोज। जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड यह स्टार्च और ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। स्टार्च के रूप में भोजन का संचय कौन करता है, तो जो पौधे होते हैं यह स्टार्च के रूप में भोजन का संचय करते हैं। और मानव होता है, जो मानव यह ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन है इसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुपात में ताज़ा तैयार मिश्रण क्या होगा। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन कितना होता है, तो HCl, जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका 3 और जो HNO3 होता है इसका सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। तो 3:1 होता है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें अगर तैयार किया गया एक्वारेजिया की मात्रा, इसे क्या कहा जाता है फिर जो 3:1 मिश्रण होता है तो इसे एक्वारेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, अम्लीय भी नहीं होता है लिटमस पेपर, और जब क्षारीय भी नहीं होता है तब वह किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र होता है इसका निर्माण किससे किया जाता है, तो लाइकेन है, जो लाइकेन होता है इससे किया जाता है लिटमस पत्र का निर्माण। और लाइकेन किससे बनता है, तो जो शैवाल और कवक है इनका सहजीविता के सिद्धांत पर जो लाइकेन निर्मित होता है। और
और लाइकेन किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है लाइकेन। और ये किसका सूचक होता है, तो जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन का सूचक होता है लाइकेन। एसिड यह नीले रंग को लाल में परिवर्तित करता है। जो क्षार है बेस, यह लाल को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। पीएच मान किसके द्वारा दिया गया था, तो जो पीएच मान है यह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था और इसमें 0 से लगाकर 14 तक मान अंकित होते हैं। जो 7 से अगर पीएच मान अधिक है तो वह जो है बेस कहलाएगा और अगर 7 से कम मान होने पर उसे एसिड कहेंगे और जब 7 मान उसका होगा तो उसे न्यूट्रल कहा जाएगा। और अगर पीएच 7.4 की बात करें तो पीएच 7.4 किसका रहता है, 7.4, तो यह ब्लड का पीएच मान होता है। अम्ल की अगर बात करें कि किस तत्व में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक यह इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। ब्यूट्रिक अम्ल यह मक्खन में पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। मेलिक अम्ल एप्पल में पाया जाता है, हरे एप्पल में मेलिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल यह सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अब प्लांट किंगडम को देख लेते हैं हम। प्लांट किंगडम के अंतर्गत पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद, अपुष्पी और पुष्पी दो प्रकार के आते हैं पौधे इसमें प्लांट किंगडम में। जो अपुष्पी है अपुष्पोद्भिद, इसके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है। और जो पुष्पोद्भिद होते हैं पुष्पी, इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें ऊपर बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जिन पर आवरण होता है। तो अपुष्पोद्भिद में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है। और पुष्पोद्भिद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n की पावर 2, तो इसमें अधिकतम यह इतने कक्षक हो सकते हैं। तो तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो तीसरे कक्षक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर कक्षक की बात करें तो K, L, M, N यह 4 कक्षा है। n बराबर 1 अर्थात जो n कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। l कक्षा में n बराबर 2 अर्थात 2 × 2 की पावर 2 अर्थात और 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो m कक्षा है इसमें 18 और जो m कक्षा है इसमें 18 और जो n कक्षा है इसमें अधिकतर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एसआई पद्धति में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है, तो फेम्टो या जो फर्मी है 10 की घात -15 को फेम्टो या फेर्मी कहा जाता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻12 को पीको और 10⁻⁻15 को फेम्टो कहा जाता है या फर्मी कहा जाता है। जो एनरिक फर्मी है, एनरिक फर्मी के द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो जो परमाणु भट्टी है हमारी, जो न्यूक्लियर भट्टी परमाणु भट्टी है, इसकी जो खोज किसके द्वारा की गई थी, एनरिक फर्मी के द्वारा की गई थी। तो 10⁻⁻6 माइक्रो कहलाता है। जो एसआई पद्धति में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाए, 50 को क्या कहा जाता है, 15 को तो फेम्टो कहा जाता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻12 को पीको और 10⁻⁻15 को फेम्टो कहा जाता है। 10⁻6 को क्या कहा जाता है, जो प्लस में होगा 10⁻6 को मेगा कहा जाता है और 10⁻9 को गीगा कहा जाता है, मीगा कहा जाता है और गीगा कहा जाता है। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁻7 अर्ग होते हैं 1 जूल में। अगर बात करें कि तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, तो एंगोस्ट्रोम यह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापने की इकाई है, तो धारा को मापने की इकाई एम्पियर है। कैंडेला किसकी इकाई है, तो ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई कैंडेला है। और डाइन बल की मापने की इकाई है डाइन। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ जो न्यूटन होता है, जो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो डाइन किसकी मापने की इकाई है, तो बल को मापने की इकाई डाइन है।
तो प्यारे साथियों, यह हमने जो एपिसोड 3 था 7 फेर वाली सीरीज का, जिसमें साइंस को कवर किया गया था सर के द्वारा, तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक, और अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।